हेलो फ्रेंड्स, अटेंशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं रुचि कटियार आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन पर। तो क्या है फसल? तो आज हम जानेंगे फसल के बारे में। फसल क्या होती है? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसको फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं के खेत में उगाए जाने वाले समस्त पौधे को हम गेहूं की फसल कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं फसलों के प्रकार में। तो फसलों के प्रकार, कितने प्रकार से फसलें होती हैं? तो फसलें दो प्रकार की होती हैं, खरीफ की फसल और रबी की फसल। तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो दोस्तों याद रखना है, वर्षा के ऋतु में। और रबी की फसल जो बोई जाती है उसको शीत ऋतु में बोया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रबी की फसल को कब बोया जाता है या उसको बोने का समय क्या है? तो शीत ऋतु में रबी की फसल बोई जाती है और खरीफ ऋतु में खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। खरीफ की फसल में आने वाली फसलें कौन सी हैं? तो गेहूँ, चना, मटर। खरीफ की फसल में जो फसलें उगाई जाती हैं वो धान, मक्का, सोयाबीन। ठीक, आगे की बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट बात आती है कि कृषि की जो पद्धतियां हैं उनका क्रम क्या है? तो सीक्वेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो क्रम में लगाइए। कृषि की पद्धतियों को सीक्वेंस में आपसे पूछे जाने के चांसेस हैं। तो क्रम में पढ़ते हैं। सबसे पहला सीक्वेंस में है मिट्टी तैयार करना, दूसरा चरण है बुआई करना, तीसरे चरण पे आता है खाद्य एवं उर्वरक देना, फोर्थ नंबर पे आती है सिंचाई, 5 नंबर पे आती है खरपतवार से रक्षा, छठे नंबर पे आती है कटाई और 7 नंबर पे आती है भंडारण। ठीक, तो दोस्तों सीक्वेंस में याद रखना है कि सबसे पहला क्रम है खेती में ज़मीन को तैयार करना। ठीक, नेक्स्ट बात आती है बुआई, नेक्स्ट खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से रक्षा, कटाई और भंडारण। ठीक है, चलते हैं इनको डिटेल में पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर पर आती है मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी तैयार करने के लिए कैसे मिट्टी तैयार करी जाएगी? तो उसको क्या करेंगे, क्या जुताई। तो जुताई कैसे की जाती है? तो जुताई का मतलब क्या है कि मिट्टी को पलटना। ठीक है, तो मिट्टी को पलटना क्यों ज़रूरी होता है? जुताई कर और मिट्टी कैसे तैयार होती है? तो मिट्टी तैयार करने के लिए किसान खेतों में क्या करते हैं, जुताई करते हैं। तो जुताई करते समय क्यों जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं मिट्टी के, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है यंत्रों की सहायता से। तो यंत्र क्या है? हल और कुदाली, कल्टीवेटर। ठीक है, तो जब जुताई की जाती है तो वो मिट्टी जो है वो पोली हो जाती है, जिससे जो मिट्टी जो है वो उसकी जो मिट्टी के अंदर तक की जो जड़ें हैं पौधे की, वो अंदर तक जा सकें, इसलिए खेतों में जुताई की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है बुआई। तो जब मिट्टी तैयार हो गई, अब बारी आती है कि खेतों में बीजों को बोना है। ठीक है, तो बुआई करते समय एक अच्छी बात याद रखनी है कि जब बीज का चयन करें तो बीज अच्छी गुणवत्ता के होने चाहिए। जितनी अच्छी बीज की क्वालिटी होगी, फसल की उपज उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि बुआई में प्रयुक्त औजार कौन कौन से हैं? कौन से ऐसे औजार हैं जिनको बोने में यूज़ किया जाता है? तो पुराने समय पर एक यंत्र होता था, एक औजार होता था जो कीप के आकार का होता था। बीजों को कीप के अंदर डाल दिया जाता था और 2 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरता हुआ ये नीचे की ओर जाता था। और ये जो नीचे एक धारदार जो कोन होती थी, उसको भेद कर ये बीज जो है वो ज़मीन में अंदर स्थापित कर दिया जाता था। तो ये एक औजार था जो पुराने समय पर बीजों को बोने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। ठीक, वर्तमान में सीड ड्रिल का यूज होता है, जो ट्रैक्टर द्वारा संचालित बुआई का औजार है। ठीक, तो सीड ड्रिल आपसे क्वेश्चन इस तरीके से बनाएंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे कि निम्नलिखित में बीजों के बोने के लिए कौन से यंत्र हैं जो वर्तमान में प्रयुक्त किया जाता है, या सीड ड्रिल जो है वो कौन सा यंत्र है और किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से बना सकता है दोस्तों, तो आपको इसको बहुत ध्यान से और एक एक चीज़ को समझ के पढ़ना होगा। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं दोस्तों। 3rd नंबर पे आता है खाद एवं उर्वरक मिलाना।
तो सबसे पहले ये जान लें कि उर्वरक होता क्या है। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनको मिट्टी में पोषक स्तर मतलब कि जो न्यूट्रिएंट लेवल है, जो न्यूट्रिशन लेवल है वो बना रहे, तो इसके लिए क्या है कि ऐसे कुछ मतलब कोई पदार्थ मिलाया जाता है, उनको हम खाद या उर्वरक कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि उर्वरक और खाद में अंतर क्या होता है। तो उर्वरक की तरफ क्या है और खाद की तरफ क्या है। तो उर्वरक क्या होते हैं। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, इनऑर्गेनिक साल्ट है। खाद क्या है, एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होते हैं। ठीक। नेक्स्ट बात, सेकेंड नंबर पे उर्वरक की तरफ बात आती है कि उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद की तरफ तो खाद खेतों में बनाई जाती है। थर्ड नंबर पे उर्वरक की तरफ है कि उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। खाद क्या है, खाद की तरफ तो प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। तो जानते देखिए, जैसे कि जो उर्वरक होता है उसको हम फैक्ट्रियों में उगाते हैं। ठीक है। और जो अगर इसको हमने मिट्टी में यूज़ किया है, फसलों में इसको डाला है, तो इससे जो मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है क्योंकि ये अकार्बनिक है। और खाद की तरफ बात करते हैं तो ये ऑर्गेनिक एक मटेरियल है जो जानवरों के अपशिष्ट, गोबर जैसे और फूलों और पौधों की पत्तियां जो सड़ जाती हैं उनसे जो ब्राउन कलर की जो एक लेयर बनती है उसको क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, खाद कहेंगे। तो जब ये सड़ती है तो इससे प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे की तरफ। फोर्थ नंबर पे लिखा है उर्वरक में पोषक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन है, पोटेशियम है और फास्फोरस है। प्रचुरता में पाए जाते हैं। खाद की तरफ बात करें तो खाद में पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से कम पाए जाते हैं। तो जो पोषक तत्व इधर दिए हैं खाद उर्वरक की तरफ, तो इसमें एनपीके जो है वो प्रचुर मात्रा में होता है और खाद में प्रचुर मात्रा में ये पाए नहीं जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो उर्वरक की तरफ कौन कौन से उर्वरक में हैं। तो यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फास्फेट, पोटास और एनपीके आदि जो हैं ये उर्वरक के उदाहरण हैं। ठीक है। खाद की तरफ बात करते हैं तो वर्मी कंपोस्ट जो कि एक खाद है जो केंचुए के द्वारा तैयार की जाती है। इसके अलावा दोस्तों बरसात के दिनों में हरी खाद के रूप में ऐसे कुछ पौधों को खेतों में उगाया जाता है और उसके बाद में उनको जुताई कर दी जाती है। तो वो जो पौधे होते हैं वो ज़मीन में ही सड़ जाते हैं जिससे ह्यूमस प्राप्त होता है और उससे हरी खाद बनाई जाती है। इससे खेतों में जो पोषक पदार्थ हैं वो प्रचुर मात्रा में बने रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि उर्वरक से हानियाँ क्या हैं। तो अगर हम खेतों में अत्यधिक उर्वरक का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अधिकता से उनकी जो फर्टिलिटी होती है, उनकी जो उर्वरकता है वो कम होने लगती है किसी भी खेत की। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका दूसरा एक नुकसान क्या है कि ये जल प्रदूषण के कारण भी बनाते हैं अत्यधिक खाद के उपयोग से। ठीक। तो आई होप दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट इसी में बात करते हैं फसल चक्रण। तो फसल चक्रण क्या होता है, एक फसल के बाद में खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाना फसल चक्रण कहलाता है। तो जैसे कि किसी एक खेत में कोई एक फसल बोई गई और उसके बाद में ये दूसरी किस्म की फसल को बो दिया गया अल्टरनेट क्रम में, तो उसको हम फसल चक्रण कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो गेहूं की फसल जैसे अभी है, वर्तमान में इस समय गेहूं की फसल है, तो उसके बाद में अगर कोई ल्यूगिमिनस क्रॉप को उगाया जाता है, फलीदार कोई क्रॉप जैसे उड़द हो गया, मूंग हो गया, अगर इसको उगा दिया जाता है तो इसके बाद और उसके बाद में उसके पकने के बाद में दूसरी कोई अन्य फसल जैसे कि गेहूं
या फिर कोई और फसल अगर उगा दी गई है या फिर कोई और मक्का वक्का उगा दिया गया तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम फसल चक्रण कहेंगे। ठीक, इसका लाभ क्या है कि मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः चक्रण होता रहता है अगर फसल चक्रण का यूज करते हैं तो। ठीक है, नीचे की तरफ नोट पॉइंट दिया हुआ है कि राइजोबियम जो है वो बैक्टीरिया, एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कहाँ पाया जाता है, तो फलीदार का मतलब लेग्यूमिनस जो पौधे हैं उनकी जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से एक ज़रूर बनता है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो कहाँ पाया जाता है, तो कौन सी फलीदार जो पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें हैं, उनकी जड़ों में जो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं उसमें पाए जाते हैं क्या, राइजोबियम। और ये करते क्या हैं, तो ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करते हैं। कौन, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि पाए जाते हैं फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चौथा चरण क्या है, सिंचाई। ठीक, तो सिंचाई क्या होती है, विभिन्न अंतराल पर खेतों को जल देना सिंचाई कहलाता है। तो क्या होता है कि एक टाइम ड्यूरेशन के बाद में खेतों में हम पानी अगर दे रहे हैं तो उस प्रोसेस को सिंचाई कहते हैं। लाभ क्या है, तो सिंचाई क्यों की जाती है, तो पौधों और फूलों, फल एवं बीजों के वृद्धि के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो जिस समय पौधे जैसे कि ज़मीन में बीज को बो दिया, तो अगर वो सिंचाई नहीं करेंगे तो पौधा जो है वो अच्छे से वृद्धि नहीं करेगा। और सिंचाई के साथ साथ में उर्वरक, मतलब कि उर्वरकों का भी यूज डाला जाता है ताकि उसमें जो पोषक तत्व हैं वो भी उनको मिलते रहें। ठीक है, कभी कभी पानी के साथ में भी उर्वरक डाले जाते हैं और कभी कभी पहले उर्वरक डालने के बाद में सिंचाई की जाती है। तो ये कोई भी प्रोसेस किसान अपने आधार पर तय कर लेता है। ठीक है, आगे चरण की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बात आती है निराई की। हाँ, नेक्स्ट बात आती है सिंचाई के स्रोत की। तो सिंचाई के सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो कुआं है, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध और नहर। ठीक, तो ये तो प्राकृतिक सोर्स हो गए जो कि सिंचाई के लिए प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट कृत्रिम सोर्स जो हैं, जो कैसे हम सिंचाई करेंगे, तो सिंचाई के लिए तरीके कौन कौन से हैं, तो मोट, पुराने समय पर एक घिरनी का प्रयोग होता था जिससे सिंचाई होती थी। इसके बाद में चेन पंप, ढेकली और रहट, ये जितने हैं ये सिंचाई के पारंपरिक तरीके थे, मतलब पुराने समय पर प्रयुक्त होने वाले सिंचाई के तरीके थे जिससे हम खेतों में, जिसमें कोई किसान उस समय प्राचीन समय में खेतों की सिंचाई करते होंगे। वर्तमान समय में या मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं सिंचाई करने की वो कौन कौन सी हैं, तो छिड़काव यंत्र, जिसको स्प्रिंकल सिस्टम कहेंगे। तो छिड़काव यंत्र से क्या है कि वो ऐसे कुछ प्रोसेस जिसमें उससे खेतों से सिंचाई हो सके वो। दूसरा है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र कहाँ पर यूजफुल है, तो ये लाभदायक एक प्रक्रिया है सिंचाई करने की जहाँ पर पानी की कमी है। ऐसे एरिया जहाँ पर पानी की कमी है उन एरिया में ड्रिप सिस्टम जो है वो सिंचाई का बहुत एक हेल्पफुल तरीका है पानी को वेस्ट होने से बचाने के लिए। तो ये बहुत अच्छा वर्तमान के समय में प्रयुक्त होने वाला, फलदार और बगीचों में इसके माध्यम से सिंचाई की जाती है। तो अगर आपने देखा होगा, तो अगर आप किसी गार्डन में गए होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि अंडरग्राउंड पानी के पाइप छोटे छोटे पड़े होते हैं और वो एक समय पर आके निकलते हैं और इसके बाद में वो क्या करते हैं, तो वहाँ पर वो वहीं पर ड्रिप करके छोटे बूंद बूंद करके वहाँ पर वो थोड़ी थोड़ी दूर में आते रहते हैं और सिंचाई हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट बात आते हैं चरण पे, खरपतवार से सुरक्षा। तो फसल बड़ी हो गई, सिंचाई भी कर दी, इसके बाद में अब हो गया कि फसल के साथ में जो अवांछित पौधे, जो अनवांटेड वीड्स जो उग जाते हैं, तो
वो क्या करते हैं, वो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि जितने पोषक तत्व हम खाद के द्वारा उनको देते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने ग्रो में ही ले जाते हैं, तो फसल अच्छे से उग नहीं पाती। तो इनको हम हटाने का काम करते हैं। तो हटाने के लिए क्या करते हैं, तो पहले ये समझें, तो खरपतवार जो होती क्या है, अवांछित पौधे जो प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं उनको खरपतवार कहते हैं। ठीक, जैसे कि मोथा है, बथुआ है, ये खरपतवार के रूप में पौधों के साथ या फसल के साथ में उग जाते हैं। तो खरपतवार को हटाने के लिए खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है। और इसी के लिए दूसरा तरीका एक ये है कि खेतों में लोग, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट तो निराई करने का तरीका क्या है कि खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, निराई कहलाती है, जिनको हम लोग गांव की बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, क्या कहेंगे कि गुड़ाई करने गए हैं, या इस तरीके से कुछ बोला जाता होगा। तो निराई करने का मतलब क्या है कि खरपतवार को हटाने की जो प्रोसेस है उसको निराई कहते हैं। तो खरपतवार को हटाने के लिए प्रयुक्त जो खरपतवार नाशी जो होती है उसको याद रखना है 2,4-D। ठीक, तो 2,4-D क्या है, एक प्रयुक्त खरपतवार नाशी है जो खरपतवार को हटाने के लिए किसान इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आता है कटाई। तो फसल पक के तैयार हो गई है, अब काटने की बारी है। तो फसल पकने के बाद में कटाई करना। ठीक, कटाई हो गई। अब कटाई के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन से हैं, तो अभी ग्रामीण अंचल में लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, दराती और हार्वेस्टर। ठीक, हार्वेस्टर तो आपने देखा होगा कि वो क्या करता है कि वो खेतों में ऊपर की पूरी फसल को काट देता है और जो नीचे का पार्ट होता है वो उसी में खड़ा रहता है। ठीक है, थ्रेसिंग की बात आ गई है, तो कटाई हो गई। अब बात करते हैं थ्रेसिंग। तो काटी गई फसल से बीज दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाती है। तो थ्रेसिंग से थ्रेसर बना है, वो क्या करता है कि गेहूं के गट्ठों को थ्रेसर में डाल दिया जाता है, जिससे भूसा अलग हो जाता है और गेहूं के बीज क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, प्रयुक्त मशीन जो कटाई में यूज होती हैं, कंबाइन, जो कि कंबाइन जो मशीन है वो हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। कंबाइन मशीन क्या करती है कि वो पूरी फसल को ही काट लेता है, मतलब पहले हार्वेस्टिंग नहीं करनी होती है कि पहले हार्वेस्ट करें मतलब फसल को काटें इसके बाद में फिर थ्रेसिंग करें, नहीं। उसमें क्या है कि खेतों से खड़ी हुई फसल को पूरा एक साथ काट लेती है और उसके बाद में वो भूसा अलग कर देती है और बीजों को अलग कर देती है। तो इस प्रकार की दो अलग अलग प्रोसेस नहीं करती हैं कि पहले थ्रेसिंग करें, पहले कटाई करें, फिर थ्रेसिंग करें, नहीं। उसमें कटाई और थ्रेसिंग एक साथ हो जाती है। ठीक, तो इससे समय बच जाता है और काम भी जल्दी हो जाता है। ठीक, तो ये नई तकनीक है जो कटाई के समय इस्तेमाल किसान लोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट आती है बिनोइंग। तो अगर खेत बहुत बड़ा है तो हम कंबाइन का इस्तेमाल करके फसल को काट लेंगे, लेकिन जो छोटे किसान हैं जिनका पास खेत कम है या खेत का एरिया कम है तो वो अपने बीजों को अलग करने के लिए विनोइंग का इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो फटक के अलग कर लेते हैं बीजों को भूसे से। ठीक, तो ये विनोइंग एक तरीका है जिससे जो कम जिनके पास ज़मीनें हैं, जो कम खेत हैं जिनके पास में, उनके पास कम फसल उगती है तो वो क्या करते हैं, हाथ से ही फटक के उसको क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो ये एक तरीका है। कटाई ऋतु से संबंधित विशेष पर्व हैं जो भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। ये कटाई के तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा फसल है जो कौन सा मतलब त्यौहार है जो फसल के कटाई के समय मनाए जाते हैं। तो पोंगल है, बैसाखी, होली, दिवाली, नावान्या और बिहू। ठीक, तो ये जो फसल हैं ये अलग अलग स्थानों में कटाई के समय जब फसल कटती है तो उस समय मनाए जाते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। भंडारण, तो
तो कट गया है। अब क्या बात आती है, स्टोर करने की बारी आ गई कि अब फसल तो कट के आ गई, अब उसको लंबे समय तक खाना है। क्यों? क्योंकि आज तो ऐसा नहीं है कि अभी खा लेंगे, तो बहुत दिन के लिए स्टोर भी करना है। तो स्टोर करने के लिए क्या करने हैं, तो भंडारण के लिए जूट के बोरे, धातु के बड़े बड़े पात्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो गाँव में क्या होता है कि जैसे कि क्या होता है कि भूसे जहाँ पर भरा जाता है, उसी भूसे में वो जो जूट के बोरे होते हैं उसमें बीजों को रख के और उसी के अंदर डाल देते हैं ताकि वहाँ पर नमी ना जाए। और ध्यान रखना दोस्तों कि जब भंडारण किया जाता है तो पहले बीजों को बहुत अच्छे से सुखा लिया जाता है ताकि उसमें नमी 1% भी ना रहे। अगर नमी रहेगी तो बीजों में कीड़े होने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए पहले भंडारण करने से पहले बीजों को बहुत अच्छे से खेतों में या फिर धूप में बहुत अच्छे से सुखा लिया जाता है। ठीक है, सुखाने के बाद में जब नमी नहीं रहती है तो इसको भंडारित करते हैं। भंडारण करने के लिए जूट के बोरे और धातु के बड़े बड़े बर्तन प्रयोग में लाए जाते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर अगर बीजों का भंडारण करना है तो साइलों और गोदामों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े मतलब कि जहाँ पर बड़े बड़े गोदाम हैं तो वहाँ पर बीजों को इकट्ठा मतलब बहुत बड़े पैमाने पर उनको स्टोर किया जाता है। ठीक, घरों में जो हमारी मम्मियाँ हैं वो गेहूं के बीजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाती हैं, सूखी नीम की पत्तियों को मिला देती हैं ताकि उसमें कीड़े ना लगें। तो ये भी वो जो बीज हैं उनको स्टोर करने के लिए और कीटाणुओं से बचाने के लिए नीम की पत्तियों का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि जो उससे हैं जो बीज हैं वो लंबे दिनों तक सुरक्षित रहें और कीटाणु से उनकी रक्षा कर पाएँ और कीड़े उसमें ना लगें। ठीक, तो ये था दोस्तों आज का फसल प्रबंधन एवं उत्पादन का वीडियो, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें ताकि आपको मेरे नए वीडियो पहले उसका लिंक आप लोगों तक मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।